ये जो चूहा है इसमें जल की हानि मरुस्थल में ना हो, होता तो ज़्यादा है लेकिन जल की हानि मरुस्थल के अंदर ना हो, इस वजह से एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन इसके अंदर जो यूरिन बनता है उसमें जो जल होता है उस जल के अंदर से यूरिन के अंदर से जल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। ये इसके अंदर इंटरनली चेंज होता है और बाह्य संरचना में तो देख पा रहे हैं कि इसका पैर छोटा बड़ा हो जा रहा है। तो आज के इस सेशन में अपन समझने वाले हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बायोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है अनुकूलन, इंग्लिश में एडेप्टेशन बोलते हैं। अनुकूलन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने शरीर के अंदर या तो स्ट्रक्चरल में कोई चेंज करता है, नहीं तो अपने शारीरिक संरचना में बदलाव करता है ताकि वो वातावरण में रहकर और प्रजनन की क्रिया तथा अपने अस्तित्व को बचाए रख सके। तो वही टॉपिक इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें कुछ प्रमुख फेमस उदाहरण समझेंगे कि आखिर इन जीवों के अंदर ऐसे कौन कौन से एडेप्टेशन हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि अनुकूलन का डेफिनेशन क्या कहता है। कह रहे कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने पर्यावरण में रहने तथा प्रजनन करने के लिए अपने शारीरिक संरचना मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर में और कार्य में क्या करता है, परिवर्तन करता है। शरीर के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होगा और उसके कार्य में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। उदाहरण समझते हैं। एक चूहा हमने बनाया है बोर्ड पर। ये साधारण चूहा आपके गली मोहल्ले वाला नहीं है, यह एक मरुस्थलीय चूहा है जिसमें आप शारीरिक संरचना में कुछ बदलाव देखेंगे। अपने यहाँ का जो चूहा होता है ना, बड़ी खचड़ा होता है क्योंकि उसको सभी पैर बड़े बड़े होते हैं, दिन भर इधर उधर छलांग मारते रहता है। लेकिन ये मरुस्थलीय चूहा जो है ना, इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो अग्रपाद या आगे वाला जो पैर है ये काफ़ी छोटा है लेकिन पीछे वाला बड़ा होता है। जस्ट ये कंगारू के जैसा होता है। मरुस्थलीय कंगारू जो होते हैं ना, जिस तरह का स्ट्रक्चर उसमें होता है इसमें वैसा ही होता है। बट डिफरेंस यहाँ बस इतना सा है दोनों में कि इसमें बैग नहीं होता है जबकि कंगारू के पास बैग होता है। जैसे कि इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि इस बैग के अंदर वो कंगारू अपने बच्चे को रखता है। तो दोनों में बस आकार में इतना सा फर्क है कि उसमें सैक होता है, इसमें नहीं होता है। बट संरचना में सब सेम है। लेकिन क्या इसके शरीर के अंदर ऐसे कौन से क्रियात्मक परिवर्तन हुआ है वो नोटिस करते। देखिए, ये कंगारू चूहा है, रेगिस्तान में पाया जाता है। अब हम इतना तो समझ पा रहे कि रेगिस्तान में जल का अभाव होता है। क्या होता है, पानी की कमी होती है रेगिस्तान में, ठीक ना। तो इसके ब्रेन के अंदर ना हाइपोथैलेमस से जुड़ी एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। हालांकि अगर आप पीयूष ग्रंथि के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमने बताया हुआ है, उसमें आप पूरी डिटेल्स में हमने बताया पीयूष ग्रंथि के सभी कार्य के बारे में और उससे निकलने वाले बेसिक हार्मोन के बारे में। फिलहाल यहाँ पे समझते हैं। तो इस कंगारू चूहे के हाइपोथैलेमस की पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ADH। क्या नाम है, ADH। ADH का मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। जनरली ये हमारे शरीर के अंदर भी यही हार्मोन होता है। अच्छा, नाम है एंटी डाईयूरेटिक। यूरेटिक शब्द का मतलब यूरिन, मतलब ये यूरिन के खिलाफ काम करेगा। यूँ समझ सकते हैं कि जब ये मरुस्थलीय चूहा है तो इसको जल की कमी होगी, जल कम मिलेगा। लेकिन जितना जल इसको मिलेगा ना, उस जल के द्वारा जो यूरिन बनेगा उस यूरिन की पूरी मात्रा को ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन निकलने नहीं देगा। मतलब यूरिन को फिर से, यूरिन के अंदर जो 90 से 99% वाटर होता है ना, उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है। कौन, ADH हार्मोन। और उसके यूरिन को इतना ना गाढ़ा बना देता है ताकि उसके यूरिन में जल की मात्रा बिल्कुल ही कम हो, बिल्कुल ही कम होता है, एकदम छोटी सी मात्रा होती है, थोड़ा सा इफिशियंसी होता है उसका। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो चूहा है इसमें जल की हानि मरुस्थल में ना हो, होता तो ज़्यादा है लेकिन जल की हानि मरुस्थल के अंदर ना हो, इस वजह से एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन इसके अंदर जो यूरिन बनता है उसमें जो जल होता है उस जल के अंदर से यूरिन के अंदर से जल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। ये इसके अंदर इंटरनली चेंज होता है और बाह्य संरचना में तो देख पा रहे हैं कि इसका पैर छोटा बड़ा हो जा रहा है। तो ये आप नॉर्मली याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा जो है ना, ये एक पत्तियों का मॉडिफिकेशन रूप है। क्या है, पत्तियों का मॉडिफिकेशन रूप है जो कि एक मरुस्थलीय पादप है। ये सबके सब मरुस्थलीय पादप है। अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पत्ती मोटे हो जाते हैं, इसमें पत्तियाँ जो होती है मोटी हो जाती है। अब आखिर मोटी क्यों हो जा रही है, तो जाहिर सी बात है जब ये भी मरुस्थलीय पादप है तो इनको भी जल की कमी होगी और जल की जब कमी होगी और मरुस्थलीय पादप है तो अगर इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मरुस्थल में तापमान ज़्यादा होता है तो पानी का जो वाष्पीकरण होता है तीव्र गति से होता है। तो इनमें हुआ क्या है, आखिर चेंज क्या हुआ है, तो इनमें जो स्टोमाटा होता है ना, हम जानते हैं कि स्टोमाटा जो संरचना होता है, एस्टोमाटा जिसको अपन हिंदी में रंध्र भी बोलते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे होल होते हैं जिसको एस्टोमाटा या रंध्र बोला जाता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान और जल का वाष्पोत्सर्जन इसी
छिद्र के द्वारा होता है। तो इनमें होता क्या है कि एलोवेरा की पत्तियां जब मोटी होती है तो एलोवेरा के अंदर जो स्टोमाटा होता है वो बंद हो जाता है। बंद क्यों हो जाता है? ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो, क्योंकि अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया शुरू होगा तो इसको जल की हानि हो जाएगी, इसको जल की कमी हो जाएगी, जिस वजह से ये सूख सकता है। इस परिस्थिति में इसमें स्टोमाटा की संख्या बिल्कुल ही कम होता है। स्टोमाटा होता है क्योंकि गैस इसको चाहिए ना CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ये हम नहीं कह रहे कि स्टोमाटा होता ही नहीं है, होता है, लेकिन उनकी संख्या कम होता है। स्टोमाटा जो होता है वो दिन के समय में ओपन नहीं होता है, वो रात के समय ओपन होता है ताकि बाहर से वो CO2 को ग्रहण कर सके। इस वजह से इसके अंदर स्टोमाटा की संख्या कम होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि आखिर ये मोटा क्यों हो जा रहा है इसकी पत्तियाँ। तो मोटा होने के पीछे रीजन है ये है कि इस पत्ती के अंदर ना एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है म्यूसिलेज। क्या नाम है? म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज जो है ना, इसके पास जल अवधारण करने की कैपेसिटी ज़्यादा होता है। मतलब जो ये एलोवेरा का जो पादप है, इसने जो जल को ऑब्जर्व किया होगा, उस अवशोषित जल की मात्रा को ये चिपचिपा में कन्वर्ट कर देता है या अपने अंदर ये स्टोर कर लेता है। कौन? म्यूसिलेज। ठीक ना। इस वजह से इसकी पत्तियाँ क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो है ना कमाल का इसके अंदर का इंटरनल मॉडिफिकेशन या जिसको एडेप्टेशन बोल रहे हैं। अपने एलोवेरा की जब पत्ती को छीड़ा होगा तो उसके अंदर से लसलसा निकलता है। तो जो लसलसा है ना वो म्यूसिलेज होता है, लेकिन जो लिक्विडिटी होता है ना वो वाटर होता है जो इसको ऑब्जर्व करके रखा रहता है। कौन? ये महान पादप जिसको एलोवेरा बोलते हैं। अब सेम कंडीशन एलोवेरा के जैसा होता है किसका? तो इस ऑक्टोपस नहीं, कैक्टस बोलते हैं इसको, मरुस्थल का कांटा बोलते हैं इसको। इसके अंदर भी सेम मॉडिफिकेशन हुआ है। इसकी भी तना जो है ना मोटी हो जाती है, स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाता है और इसके तने पर छोटे छोटे कांटे या जिसको स्पिकुल्स बोलते हैं ये निकल आते हैं। अब ये कांटे के रूप में जो परिवर्तित होते हैं तो सेम कंडीशन इसमें भी होता है कि इनके स्टोमाटा छोटे छोटे जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। यानी हर जगह पे ये नहीं पाए जाते स्टोमाटा यानी रंध्र। अब क्यों इसमें स्टोमाटा की संख्या कम हो गया? क्योंकि ये भी एक मरुस्थलीय पादप है। इसके अंदर भी क्या होता है ना कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक न हो, इसके लिए ये कांट में परिवर्तित हो जाता है, ये मोटा हो जाता है इसकी पत्तियाँ। अच्छा, ये इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पादप होते हैं, जैसे हम पीचर प्लांट की बात करते हैं। पीचर प्लांट भी एक ऐसा पादप है जिसमें जिसे अगर नाइट्रोजन अगर नहीं मिले, अगर नाइट्रोजन का अभाव हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसकी पत्तियाँ एक राउंडेड शेप में बन जाती है जो जीव जंतु को पकड़ के खाने के योग्य हो जाती है ताकि उसके अंदर से वो नाइट्रोजन ऑब्जर्व कर सके। तो नाइट्रोजन के अभाव में कोई पादप पीचर प्लांट यानी घटपांडी पादप बन जाते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया। आपको समझ में आया होगा कि हम जानते हैं कि ये जो मरुस्थलीय चूहा है इसके अंदर ADH हार्मोन के प्रभाव में इसके अंदर यूरिन की बहुत कम मात्रा निकलती है और जल को अवशोषित कर लेते हैं जो यूरिन के अंदर होता है। तो ये था एडेप्टेशन की क्रिया जिसको अनुकूलन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा।